नमस्कार। मैं डॉक्टर तराना परवीन, प्रोफेसर आलम शाह खान यादगार समिति के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिनांक 17 मई को प्रोफेसर आलम शाह खान की पुण्यतिथि आती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा कर उन्हें याद किया गया। दिनांक 17 मई 2021 को आलम शाह खान यादगार समिति के फेसबुक पेज से एक लाइव कार्यक्रम किया गया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर एवं बनास जन के संपादक डॉक्टर पल्लव एवं हिंदी के लेखक तथा स्तंभकार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी ने हिंदी कहानी एवं डॉक्टर आलम शाह खान विषय पर बातचीत की। इस वर्ष प्रोफेसर आलम शाह खान व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर व्याख्यानों की एक श्रृंखला फेसबुक पर लाइव की जा रही है। इसी श्रृंखला की प्रथम कड़ी को दिनांक 18/4/2021 को फेसबुक पर 4 बजे लाइव किया गया। इसके 4 मुख्य वक्ता थे: श्री विजय रंजन, श्री ईश मधु तलवार, प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया एवं श्री आशीष सिंह। श्री विजय रंजन जी ने पराई प्यास का सफ़र एवं किराए की कोख कहानी पर चर्चा की। श्री ईश मधु तलवार जी ने किराए की कोख एवं एक और मौत पर चर्चा की। प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया जी ने मौत का मजहब कहानी पर अपना व्याख्यान दिया। श्री आशीष सिंह जी ने चीर हरण के बाद कहानी पर चर्चा की। दिनांक 19 मई 2021 बुधवार को 12 बजे व्याख्यानों की इसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी का फेसबुक लाइव किया गया। इसमें 4 मुख्य वक्ता थे: डॉक्टर प्रणु शुक्ला, डॉक्टर इंदिरा जैन, डॉक्टर प्रमीला चंडालिया एवं डॉक्टर गोपाल सहर। डॉक्टर प्रणु शुक्ला ने आलम शाह खान साहब की 2 कहानियाँ भूखे फरिश्ते, खुशबू की दावत एवं अबला जीवन का गणित पर अपना व्याख्यान दिया। डॉक्टर इंदिरा जैन ने बर्थडे पार्टी एवं कुंवारा सफ़र कहानी पर अपना व्याख्यान दिया। डॉक्टर प्रमीला चंडालिया ने मेहंदी रचा ताजमहल कहानी पर अपना व्याख्यान दिया। डॉक्टर गोपाल सहर ने आलम शाह खान साहब के व्यक्तित्व एवं उनके साथ जुड़ी अपनी यादें ताज़ा की। पहली एवं दूसरी कड़ी को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं शुक्रिया। आलम शाह खान व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इसकी तीसरी श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर उग्रसेन राव, डॉक्टर हेमेंद्र पानेरी, डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर एवं श्री आबिद अदीब। डॉक्टर उग्रसेन राव 40 साल से पत्रकारिता में हैं। वे साहित्य और लेखन में रुचि रखते हैं तथा जनतांत्रिक अधिकार आंदोलन में सक्रिय हैं। डॉक्टर हेमेंद्र पानेरी LK सिंघानिया एजुकेशन सेंटर गोटन में कार्यरत हैं। उन्होंने प्रोफेसर आलम शाह खान की कहानियों पर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर लेखक हैं, रूपांकन कलाकार हैं, शिक्षाविद हैं। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा के प्रोफेसर व अध्यक्ष एवं डीन भी रह चुके हैं। इनके कई आलेख व पुस्तकें तथा 2 कविता संकलन कोलाज का सच, अगली सांस के लिए प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में ये अपनी मौलिक कविता कोलाज शैली में सृजनरत हैं। श्री उग्रसेन राव आलम शाह खान साहब की कहानियाँ बांधो न नाव एक ठाव तथा तिनके के तूफान पर अपना वक्तव्य देंगे। डॉक्टर हेमेंद्र पानेरी एक और सीता तथा मुरादों भरा दिन पर अपना व्याख्यान देंगे। डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर अनार कहानी, जो कि प्रोफेसर आलम शाह खान साहब की पहली कहानी थी, उस पर अपना व्याख्यान देंगे। श्री आबिद अदीब
जो चेयरमैन प्रोफेसर आलम शाह खान यादगार समिति हैं, वे एक वरिष्ठ शायर हैं तथा हिंदी एवं उर्दू में उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। ये बोहरा यूथ आंदोलन के प्रणेता भी हैं तथा इस कार्यक्रम में धन्यवाद की रस्म अदा करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर आलम शाह खान की कहानियाँ अपने समय में एक प्रगतिशीलता के लिए मजबूती से उठाया गया कदम मानी गई और उन्होंने राजस्थान से निकलकर देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी कहानियों में उनके पात्र निरंतर वर्तमान स्थितियों से अपने को बदलाव की तरफ आगे बढ़ाते हैं और जो सामाजिक स्थितियां हैं, सामाजिक परिवेश है और जो सामाजिक बंधन हैं, उनको अस्वीकार करते हैं। ऐसे में दो कहानियां जो मुझे तराना ने भेजी है, उन पर बात करते हैं। एक तो बांधो ना नाव एक ठाव। उसमें पति पत्नी के संबंधों की व्याख्या नए सिरे से की गई है और विवाह के बंधन को फिर से परिभाषित किया गया है। बांधो ना नाव एक ठाव में वो जो नायिका है शैलबाला, उसका एक अलग पृष्ठभूमि है जिसमें उसके माता पिता जीवन भर लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर पिता छोड़कर चले जाते हैं घर को। फिर दहेज की वजह से उसकी बड़ी बहन जो है वो आत्महत्या कर लेती है और वो खुद भी विवाह के प्रति उसका मन ऐसा हो जाता है कि जब तक बंधन है तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए और ऐसा बंधन होना चाहिए जैसे नाव तट के बंधी हुई हो और वो कभी भी अलग हो सकती है। तो उसने एक तहरीर बनाई। वो तहरीर ये थी कि मैं मेरी पत्नी को इस बंधन से मुक्त करता हूँ। ये तहरीर पहले ही उसने लिखवा के ले ली, दस्तखत करवा दिए और एक अच्छी समझ के अनुसार कि जो विवाह है वो बंधन महसूस न हो। इस तरह से इस जो बंध पत्र होता है 7 वचनों का, उसको बदल कर उसने ये सामने लाई कि एक तरह से मैं जब चाहूँ जब इस बंधन से मुक्त हो सकूँ। तो इसको बड़े अच्छे परिवेश में ताना बाना इसका बुना गया और दहेज और इन जो बुराइयाँ इस संबंध को समाप्त कर देती है, पति पत्नी के संबंध को, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए एक ऐसा, इसमें यौन संसर्ग महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। उसमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव और एक दूसरे के प्रति अपना जो लगाव है वो जब तक न हो तब तक विवाह के बंधन का कोई मतलब नहीं है। यह उन्होंने इसमें स्थापित करने की कोशिश की है। और वो जो इकरार पत्र है, जो तहरीर है, वो तहरीर जब वो शादी किए 1 साल बाद, दोनों जब उसकी 1 साल बाद जब एनिवर्सरी मनाते हैं तो दोनों एक दूसरे को वो पत्र दे देते हैं जो पहले लिखवा के लिया था और वो बंधने के लिए दूसरा सामने वाला वो पत्र दे देता है। तो कुल मिला के इसमें वो कहते भी हैं कि आधा आधा जोड़कर इकाई तो बनाई जा सकती है लेकिन एकता नहीं है। तो ये हुआ कि पति पत्नी दो हैं, वो 2 ही रहेंगे, एक नहीं होते कभी, दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है उन्होंने उस कहानी में बताई है कि पति पत्नी का संबंध, ये कपोल कल्पना जो अर्धनारीश्वर वाली जो है वो वहाँ नहीं है। वो 2 अलग अलग हैं, वो दोनों एक दूसरे के प्रति कितनी जिम्मेदारी से अपने दायित्व महसूस करते हैं,
वो ही उनका संबंध है, उसमें यौन संबंध का कोई विशेष महत्व नहीं है। एक तो ये। दूसरा, तिनके का तूफान जो कहानी है वह निम्न वर्ग की कहानी है। उसका जो परिवेश है भिखारी टोला है, भिखारियों की एक बस्ती है। उसमें एक भिखारी जो मुख्य पात्र है वह इस प्रकार का है कि उसके न तो हाथ हैं न पाँव हैं, कोहनी तक वो ठूंठ हैं और पाँव भी बिल्कुल विकलांग है और वो बस घिसटता है। दूसरा, वो बोल भी नहीं पाता। वो खां खां खूं खूं करके अपनी बेचारगी प्रकट कर सकता है, अपना गुस्सा प्रकट कर सकता है, अपनी प्रसन्नता प्रकट कर सकता है। इस प्रकार का एक जिसको उन्होंने जिनावर जैसा कहा है, उसके लिए उस भिखारी बस्ती में सब लोग कि वह उनके साथ रहे ताकि उसको अधिक उस दया का पात्र मानकर अधिक भीख मिल सके और वो उसकी भीख में से अपना हिस्सा ले लिया करे। इस प्रकार का एक ताना बाना बुना है जो उसमें भी आगे जाकर एक दामली नामक जो लड़की है वो भी भिखारिन है और वह भी परम शोषित भिखारिन है। तो उसको उस बस्ती का मुखिया जो है जबरा, वो जब चाहे तब उसका जैसा चाहे वैसा उपयोग कर लेता है। तो ऐसे में वो उस लुंज-पुंज से के प्रति उसका प्रेम भाव प्रकट होता है और वह उसको अपना पति स्वीकार करती है और उसको साथ में लेकर और भीख मांगने के लिए वो निकलती है। और कुछ ही दिनों में वो भी बड़े उत्साह से लोगों की दया का पात्र बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा भीख प्राप्त करने की कोशिश करता है और यही उनका रोजगार है। रोजाना का हर आदमी का, उस बस्ती के हर आदमी का रोजगार उनका भीख मांगना होता है। तो ऐसे में वहाँ के अलग मूल्य हैं और उस के अलग अपने ही कानून हैं, वहाँ कोई कानून नहीं है। जो एक जबरा नाम का पात्र है, वो पात्र सब पर दादागिरी करके, उसका भी एक पाँव नहीं है, एक हाथ नहीं है, लाठी के बल पर वो इधर उधर लोगों को धमकाता रहता है और उनकी भीख में से अपना हिस्सा लेता रहता है। इस प्रकार का एक पात्र है। तो वह पहले उस दामली को अपने पास में रखता था, बाद में उसने छोड़ दी। तो दामली ने इसको पति के रूप में स्वीकार किया। उसके साथ में तो वो जबरन अपना संबंध रखती थी। तो ऐसे में एक दिन इन दोनों का संबंध होने के बाद में एक दिन दामली को उसने धमका के और अपने पास में बुलाया और ये पता चल गया इसको घीसू को, जो घिसटते हुए चलता है, जो बोल नहीं सकता। तो वह जाके और विद्रोह कर देता है और बुरी तरह से उसको उसके साथ में मारपीट करता है और उसको एक तरह से गिरा देता है और हावी हो जाता है और पूरे बस्ती वाले मिल के और उसका पक्ष लेते हैं कि ये ठीक है और तुम गलत हो। और ऐसे में वो जो तिनका सा है वो भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए इस तरह से एक विद्रोह कर देता है वहाँ की जो जैसी भी जो व्यवस्था है उससे। तो वहाँ भी ये पता चलता है कि पति पत्नी के जो संबंध हैं वो यौन संबंधों से परे हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास, लगाव और अपने दायित्व की पूर्ति ही उनमें प्रमुख होनी चाहिए। तो इस प्रकार दोनों कहानियों में डॉक्टर आलम शाह खान पति पत्नी के संबंधों की नए सिरे से व्याख्या करते हैं, विवाह को नए सिरे से परिभाषित करते हैं और वर्तमान में जो पति पत्नी के संबंध मध्यवर्गीय परिवारों में जो चले आ रहे हैं उसको नकारते हैं। यही इन दोनों कहानियों की विशेषता है और मैं यह कहना चाहूँगा कि इनका अनुवाद अधिक से अधिक भाषाओं में हो और अधिक से अधिक लोग इनको पढ़े, ऐसे उपाय हमको करने चाहिए। नमस्कार। डॉक्टर आलम शाह खान यादगार समिति द्वारा आयोजित खान साहब की
18वीं पुण्यतिथि पर उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहले परम श्रद्धेय नंद चतुर्वेदी जी ने अपने संस्मरण में डॉक्टर खान साहब जैसे यशस्वी कथाकार के लिए जिन 2 पंक्तियों को लिखा था वह मैं आप लोगों के साथ साझा करके अपनी बात रखूंगा। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते, तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। किसी भी साहित्यकार के विषय में यह प्रश्न करना वह क्यों लिखता है, साधारणतया 2-3 बातें सामने आती है। विशेषतः डॉक्टर खान के संदर्भ में तो यह बात सटीक है। नंबर 1 जीवन निर्वाह के लिए, 2 आत्मसंतुष्टि के लिए, 3 समाज तक अपने व्यक्तिगत अनुभव और विचारों को प्रेषित करने के लिए, या फिर पीड़ित वर्ग की आवाज़ को मुखरित करके उनके शोषण को मुक्ति दिलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, उपार्जन के लिए। यह सहज है, परंतु डॉक्टर आलम शाह खान साहित्य में इसे अस्वीकार करते थे। वह अपने को बाजारू लेखक नहीं मानते थे। डॉक्टर खान निरंतर समाज में होने वाले नित्य जीवन परिवर्तनों से जो कुछ अनुभूतियाँ और विचार प्राप्त करते रहते थे उसे अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को अर्पण कर देते थे। जितने भी कड़वे मीठे अनुभव उन्होंने अपने जीवन से प्राप्त किए थे और जो कुछ भी उचित अनुचित इस समाज में देखते थे, कलम की शक्ति पर समाज को प्रदान कर देते थे। उन्होंने समाज को निकटता से देखा था। डॉक्टर खान की प्रेरणा का स्रोत उनके जीवन की कटु समस्याओं और अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाली विषम परिस्थितियां थी। और यही एक साहित्यकार की सबसे बड़ी बात होती है, उसने जीवन में जो भोगा, जो देखा, उसे अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिनमें उलझकर वे समस्याओं को उजागर करने में रत हो गए। बात को केवल रोचक ढंग से कहने की बजाय वे नित्य प्रति विकास की ओर अग्रसर इस जीवन धारा के किसी भी मार्मिक स्थल अथवा विषम समस्या को लेकर गहन विचार करते थे, और वही उनकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत था। यथार्थ जीवन से पृथक होकर विचारों की कल्पना कर सकना उनके लिए असंभव था। जैसा मैंने आपको पूर्व में ही कहा कि जो भोगा, जो देखा, उसे अपने साहित्य में प्रस्तुत करने का उन्होंने सार्थक और शाश्वत प्रयास किया था। डॉक्टर खान ने अपनी कहानियों का मूल बिंदु पुरुष प्रधान समाज में नारी की दयनीय स्थिति, निम्न वर्ग के आर्थिक समस्याएं, रोटी कपड़ा मकान को तरसते लोग, पूंजीपतियों के शोषण से त्रस्त लोग व दैनिक समस्याओं के बीच टूटते परिवार को आधार बनाकर रखा है। डॉक्टर खान को उक्त वर्ग के एक सच्चे हमदर्द व्यक्ति के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। ऐसे पात्रों को कहानियों में मार्मिक रूप से व्यक्त किया गया है। वास्तव में खान साहब ने आज के समाज की जो स्थिति है उसका रेसा रेसा उधेड़ करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। सामान्य बातचीत के बाद मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। आज इस अवसर पर मुझे जिन 2 कहानियों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, उन कहानियों के शीर्षक कुछ इस प्रकार है। पहली कहानी है मुरादो भरा दिन और दूसरी कहानी है एक और सीता। मुरादो भरा दिन कहानी खान साहब की एक श्रेष्ठ रचना है, जिसको पढ़ने पर आपको उसके अंदर छुपे हुए दर्द की और वास्तविकता से आप रूबरू होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने डॉक्टर आलम शाह खान साहब के ऊपर अपना शोध प्रबंध कार्य किया है, इसलिए मैं इनकी हर एक कहानी की बारीकियों से काफ़ी चिर परिचित हूँ। यह 2 कहानियाँ ऐसी है जिनमें पाठक वर्ग की काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त हुई थी। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कहानी वह विद्या है जिसमें
कहानीकार यथार्थ स्वरूप को प्रकट करता है या जिस दंश को, जिस पीड़ा को उसने भोगा था उसे प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास करता है। खैर, कहानियां उनकी काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई और साहित्यकार के रूप में उनकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई। मुरादो भरा दिन एक ऐसी कहानी है जिसमें कहानी की मुख्य पात्र नूरी ईद के दिन अपने पति को उसकी मुराद को पूरा करने का प्रयास करती है, लेकिन कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जिसे पढ़कर पाठक की आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को हमेशा शारीरिक शोषण का ही माध्यम बनाया गया है। नूरी का पति रमजू, कहानी की जो मुख्य पात्र है नूरी, उसके पति का नाम है रमजू, एक ऐसा पात्र है जो अपनी पत्नी को दूसरों के हवाले सौंप कर, या ये कह लीजिए दूसरों के हवाले करके उसे भोगने के लिए मजबूर करता था। और जब हर एक पुरुष अपनी शारीरिक भूख, या यह कह लीजिए कि जब वह अपनी हवस को शांत कर लेता है तो जाते जाते नूरी को भला बुरा कहने से भी नहीं चूकते। और इन सब के पीछे जो कारण था वह उसका पति था। उसे इस व्यवसाय में धकेलने वाला भी उसका पति ही था। अब आप सोच लीजिए उस स्थिति का खान साहब ने कैसे वर्णन किया होगा। यही एक सच्चे कहानीकार की विशेषता थी। सब कुछ रमजू की आंखों के सामने होता था और नूरी को भी केवल इसी बात का दुख था कि उसका पति ही दूसरों के सामने शारीरिक शोषण, देह शोषण करवाने के लिए मजबूर करता था। लेकिन नूरी अपने पति की इच्छा की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन समय और परिस्थितियां जब बदलती है तो उसका पति एक बार फिर काफ़ी समय के पश्चात जब उसे पश्चाताप होता है तो वह अपनी पत्नी को अर्थात नूरी को उसी रूप में देखना चाहता है जिस रूप में वह उसकी शादी करके उसे लाया था। सुहाग के जोड़े में सुंदर रूप में उसे देखना चाहता था। तो और वह दिन जब उसे याद आता है तो उसी समय वह पहलवान जैसी शारीरिक क्षमता से भरपूर, या यह कह लीजिए कि पहलवान ही था वह सत्तार, वहां पर नूरी के घर पर आता है। रमजू उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि रमजू के मन में भी अपनी पत्नी नूरी के प्रति अथाह प्रेम का सागर लहरा रहा था। जब वह अपनी पत्नी नूरी को सुहाग के जोड़े में देखता है तो उसे प्रेम और मोहब्बत की बातें याद आने लगती है, लेकिन नूरी अपने पति रमजू की सलामती के लिए अपने ही पति से कहती है कि उस पहलवान से नहीं भिड़े, अर्थात सत्तार से वह किसी तरह का बेर मोल न ले। जो एक एक पाई उसने अपना शरीर बेच करके जोड़ी है वह पैसे ले जा करके कहीं बाजार में जाए और अपनी भूख या शारीरिक वासना को शांत कर ले। लेकिन रमजू उसकी एक नहीं सुनता और जो ग्राहक बनकर आए हुए पहलवान था उससे भिड़ने के लिए चला जाता है। कहानी में नूरी ने अपने पति के लिए जो त्याग और समर्पण किया था वह बात रमजू को याद तो आती है, लेकिन बहुत बाद में याद आती है, क्योंकि वह दिन ईद के दिन अर्थात मुरादो भरा दिन था और नूरी भी अपने पति को अर्थात रमजू को ईद के दिन किसी तरह से निराश करना नहीं चाहती थी। दूसरी कहानी का शीर्षक है एक और सीता।
एक और सीता कहानी में कथाकार डॉक्टर आलम शाह खान ने एक ऐसी महिला की व्यथा को उजागर किया है जो पर पुरुष के हाथों का मात्र खिलौना बनकर रह जाती है और उसके शारीरिक शोषण का अंत तभी होता है जब उसका पति परलोक सिधार जाता है। यह कहानी निश्चित रूप से समाज के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान सत्ता के समक्ष महिलाओं को मात्र शारीरिक एवं दैहिक शोषण का माध्यम मानता है। यह सभी पाठक वर्ग के लिए एक चिंतनीय और विचारणीय विषय है। कहानी की पात्रा, यहाँ पर भी कहानी की मुख्य पात्रा जो है वह सीती का विवाह रम्या के साथ में होता है जो समाज के उस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं जो वर्ण व्यवस्था में सबसे शोषित या निम्न वर्ग माना जाता था, अर्थात कुल मिलाकर वह निम्न वर्ग से संबंधित था। लेकिन उच्च वर्ग के कहानी का मोड़ बड़ा ही जबरदस्त तरीके से खान साहब ने यहां प्रस्तुत किया है कि रमिया की जब शादी सीती के साथ में होती है तब रात के अंधेरे में या ये उच्च वर्ग का पात्र ठाकुर के द्वारा उसका रात के अंधेरे में शारीरिक सुख भोग किया जाता है। वह केवल अपनी वासना की भूख शांत करने का माध्यम उसे मानता है। वही दूसरी तरफ कहानी की पात्र सीती इन सभी बातों से अनभिज्ञ होती है। जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसके शरीर के साथ में उसका पति जो कि उसे अर्धांगिनी बनाकर लाया था उसने उसे ठाकुर के हाथों सौंप दिया था। जब इस संबंध में वह अपने पति अर्थात रमिया से बात चर्चा करती है तो उसे टका सा जवाब मिल जाता है, जिसे लेकर वह काफ़ी निराश, मायूस और हताश हो जाती है। लेकिन अंततः उसे अपने पति की बात को स्वीकार करना पड़ता है। यही एक पुरुष प्रधान या पुरुष सत्ता में महिलाओं की जो स्थिति होती है उसे बड़ी ही बारीकी के साथ में खान साहब ने प्रस्तुत किया था। और वह जिसके साथ में जीवन यापन का सपना संजो करके आई थी वह अपने घर में अलग थलग हो जाती है। उसे पुत्र भी पैदा होता है, लेकिन काल के आगे किसका बस चलता है। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का होता है तब तक 12 वर्षों तक ठाकुर द्वारा सीती का शारीरिक शोषण किया जाता है। लेकिन परिस्थितियों के आगे किसका वश चलता है। जब उसके पति की मृत्यु होती है तो सभी धार्मिक क्रियाकर्म के पश्चात हो जाने के पश्चात ठाकुर पुनः उसका शारीरिक शोषण करना चाहता है। लेकिन कहानी की मुख्य पात्र जो सीती थी अपने सुहाग का वास्ता देकर उसे छोड़ने की बात कहती है तो ठाकुर उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता है। वही सीती अपने सुहाग को बचाने के लिए हाथ में गंडासा लेकर अपने और ठाकुर के मध्य एक लक्ष्मण रेखा को खींच लेती है और कहती है कि जब तक मेरा पति जीवित था तब तक वह मेरा पहरेदार था। सुहाग उनका था, उन्होंने लुटाया, लेकिन दुहाग मेरा है। प्राण देकर भी मैं संभाल कर रखूंगी। और यही अंततः सीती ने अपना दुहाग ठाकुर के हाथों नहीं लुटवाया और उसने यह सिद्ध कर दिया कि यदि महिला चाहे तो वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन पुरुष के आगे वह बेबस होती है। इन दोनों कहानियों के पश्चात मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर खान साहब ने अपनी कहानियों में जिन पात्रों को, उनके चरित्र चित्रण को, उनकी व्यथाओं को, उनकी पीड़ाओं को, उनकी परेशानियों को अपनी कहानियों में जिस तरह से व्यक्त किया वह निश्चित ही
पाठक वर्ग को सोचने के लिए मजबूर करता है। उनकी कहानियों की वास्तविकता यदि देखी जाए तो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं दयनीय है, चिंतनीय है। उसके लिए कहीं न कहीं समाज के हर वर्ग को आगे आने पड़ेगा। एक बार पुनः डॉक्टर आलम शाह खान यादगार समिति का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आलम शाह खान यादगार समिति के द्वारा आयोजित होने जा रहे हिंदी कहानी और आलम शाह खान विषयक इस महत्वपूर्ण संवाद संगोष्ठी के अवसर पर उपस्थित सभी उद्भट साहित्यिक विभूतियों को मैं श्रीनिवासन अय्यर सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूँ। साथ ही पिछले कतिपय वर्षों से निरंतर बहुत प्राणपण से एक उम्दा कार्यक्रम की संकल्पना लेकर उसके सफल संयोजन और उसे साकार करती खां साहब की सुपुत्री, सुयोग्य पुत्री डॉक्टर तराना जी परवीन का भी मैं इस अवसर पर बहुत अभिनंदन करते हुए साधुवाद देता हूँ और विशेषतः उनके परिवार, परिजन, मित्रगण और दो होनहार बच्चे अफशान और ज़हीन खान दोनों को भी मैं तहे दिल से आशीर्वाद देते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, चूँकि मैं संस्कृत के प्राध्यापक के तौर पे महाविद्यालयी शिक्षा के साथ अपने अध्यापन, शोध एवं प्रसार कार्य के माध्यम से करीब 4 दशक तक जुड़ा रहा, इसलिए कहीं संस्कृत के विद्यार्थी होने का या संस्कृतिनिष्ठ संदर्भ में वस्तुओं का अवलोकन करने की एक आदत सी हो गई है। और आज तो वैसे भी यह प्रसंग ऐसा है जहाँ भाषिक संकीर्ण दायरों से आगे जा कर के रचनाधर्मियों का यहाँ समागम हो रहा है। हिंदी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा, उर्दू। तो मुझे लगता है मैं अपनी जो बात आपके साथ साझा करूँगा वो कहीं संस्कृतिनिष्ठ आयाम के साथ होगी। आप सदाशिवता से उसे स्वीकारेंगे। कीर्तिशेष हमारे बहुत प्रिय, हमारे बहुत श्रद्धार्ह डॉक्टर आलम शाह खां वो विभूति हैं जो एक बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। हम बहुत पुलकित हैं कि जिस महामना को हम आज याद करते हुए अपने मनोभावों को अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे खां साहब न केवल एक श्रेष्ठ मानव थे, एक शिक्षित और शिक्षा दीक्षा के लिए समर्पित आचार्य गुरु थे, न केवल एक साहित्यकार थे वरन एक बहुत सशक्त साहित्य लेखन के धनी एक विभूति पुरुष थे। अनार नाम लेते ही हमारी दृष्टिपटल पर, हमारी परिकल्पना में एक बहुत ही स्वादु सुमधुर फल का नाम उभरता है। अनार जो हमारी वर्णमाला का पहला अक्षर अ का बोध कराने के लिए कहता है, अ से अनार। लेकिन मित्रों, साहित्यकार क्या कभी भी किसी चीज़ को जैसा है वैसा कह देता है? नहीं, उसका कहने का अपना एक तरीका होता है। तो यहाँ खां साहब ने भी अनार को उसके रूढ़ अर्थ एक मधुर फल से उसकी
परिकल्पना कराने वाले सतह से आगे ले जा करके एक नया ताना बना बुना है। अनार एक मीठे फल की कहानी नहीं है अनार, बल्कि एक कसक भरे, एक अपूर्ण व्यक्तित्व की समग्र व्यथा कथा का गाथा है अनार। आप देखें कैसे, यद्यपि जो इस कथा को पढ़ चुके हैं उनके लिए हो सकता है ये पृष्ठ सा लगे, लेकिन जो पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और श्रोता भावेन जुड़ रहे हैं, या जिनकी नज़र से इस कथा का गुजरना भी हुआ नहीं है, उनके साथ विशेष तौर से मैं ये साझा कर रहा हूँ। अनार एक उस बच्ची की कहानी है जो जन्म तो एक बालिका के रूप में लेती है, बाह्य कलेवर उसका एक स्त्री सुलभ ही है, किंतु वो ज्यों ज्यों अपने आयु में आगे बढ़ रही है, त्यों त्यों प्रकृति के द्वारा की गई एक क्रूर विडंबना का भी बोध उसे होता चलता है। वो एक अपूर्ण स्त्री है, एक तरुणी के रूप में उसके अपने सपने हैं, किंतु साथ ही एक अभिशप्त व्यक्तित्व होने का दंश भी उसे अहर्निश झेलना पड़ रहा है। एक ऐसा दर्द, एक ऐसा राज वो अपने सीने में दफन किए हुए है, जिसे वो निपट एकाकी तरीके से जीने और भुगतने के लिए श्रापित है। मामू मुमानी उसका लालन पालन करते हैं, क्योंकि वो बच्ची बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुकी है, और इधर जिस मामा मुमानी के देखरेख में है वे भी एक तरह से केवल एक रस्म अदायगी भर कर रहे हैं अपने कर्तव्य का। बाकी तो उसका समूचा, उसकी सारी दुनिया तानों कोसे जाने, उसकी हंसी उड़ाए जाने, उसे झिड़के जाने तक ही सीमित है। हाँ, इतना अवश्य है कि मामू मुमानी उससे अपना पिंड छुड़ाने, या कह लीजिए फ़र्ज़ अदा करने के लिए उसका विवाह चोरी छुपे कहीं दूर किसी गांव में कर देते हैं। नवविवाहिता अपने नए सपनों, नई आशाओं के साथ, किंतु साथ ही एक अज्ञात भय, अहर्निश चलते रहे एक टर्मोइल के साथ ससुराल में कदम रखती है। एक रोज़ उसको खाने में रोटी तरकारी के साथ थोड़ा खीर परोसा जाता है। खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मन उचाट जो है वो खीर की कुछ चम्मच शायद खीर खा लेती है, और उसे जाने कैसी एक मदहोशी छाने लग जाती है कि थोड़ी देर में वो बेसुध पड़ जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक वीराने में निविड़ अंधकार में पाती है। कयास लगाती है उस स्थान का, अंधेरा है, धुंधलका है, एक पीपल का पेड़ नजर आता है। उसे लगता है कि घर तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझने लगती है। उसे लगता है कि ये जगह थोड़ी जानी पहचानी है। दरअसल उसे नशीली दवाई खिला करके उससे पिंड छुड़ाने के लिए ससुराल वाले उसे उसी के गांव के बाहर कहीं सूने में पटक गए हैं, इसका उसे आभास हो जाता है। ऐसे में वो पराजित नहीं होती। खान साहब की किरदार है ना, खान साहब स्वयं भी कभी ज़िंदगी में पराजय स्वीकार नहीं करते थे। मैंने उनको कई अवसरों में देखा, अभी उस अवसर का यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा, पर ये मैंने हमेशा पाया था, खान साहब जीवट के पक्के, स्वाभिमान के धनी और बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपराजित मानस के धनी शख्सियत थे, और वही उनका व्यक्तित्व उनके किरदार में भी झलकता है। तो यहाँ अनार भी हार नहीं मानती है। अब आप सोचें उसके पास है भी क्या विकल्प, या तो वापस अपने मामा मामी के पास लौट जाए या फिर ससुराल जाए, लेकिन स्वाभिमानी नहीं है ना, खान साहब की किरदार है, वो तय कर लेती है। सोचिए, वो अकिंचन अनार
तय कर लेती है, नहीं, मैं हाथ नहीं पसारूंगी मामू मुमानी के पास, मैं जाकर के गिड़गिड़ाऊंगी नहीं ससुराल में, देखती हूं क्या होता है, जो होगा देखा जाए। उठती है और चल पड़ देती है नाक किसी में, घिसटती पड़ती जैसे तो भी धकियाती हुई खुद को पहुंच जाती है बस अड्डे और लेती है बस। पैसा कौड़ी है नहीं अंटी में, जुगाड़ अंगुली में पहनी हुई कोई चांदी की एक अंगूठी, कोई छल्ला है, उसको वस्तु में विनिमय की जो प्रथा होती है, टिकट का जैसे तैसे इंतज़ाम कर लेती है और पहुंच जाती है अपने एक फूफा के गांव, फूफी के गांव। फूफी का बहुत पहले कभी इंतकाल हो चुका है, इकलौते फूफा बचे हैं बूढ़े, जिनके खुद अपने रहने, खाने पीने, जीवन बसर करने की कोई साधन या स्थिति है नहीं। एक बार की आंसू आंखों में भरकर लाई हुई अनार को, उसकी फूटती रुलाई को देख करके उनका मन द्रवित हो जाता है। मुझे लगता है वो कोई कालिदास के कर्ण जैसा कोई संवेदनशील बुजुर्ग व्यक्ति है। वो अपनी व्यवस्था को रखते हैं अनार के सामने, बेटी मेरे खुद के खाने पीने के ठिकाने नहीं, ये टूटा हुआ खपरे, क्या तो तुझे रखूंगा, क्या तुझे खिलाऊंगा, फिर भी देख तेरा घर है, जब तक रहना चाहे रह जा, 8-10 दिन 15 दिन, अगर कोई तुझे लेने लिवाने आएगा तो भेज दूंगा, चली जाना। आखिर अनार का है कौन, कौन आएगा उसका हाथ थामने और ले जाने। रहती है अकेली, खुद का भी अपने फूफा का भी भरण पोषण का इंतज़ाम करती है, कुछ सिलाई बुनाई कर ली, कुछ किसी के यहाँ कुछ काम छोटा मोटा मदद कर दिया, कुछ पीस पास करके आसपास के लोगों की मदद करके, शादी ब्याह में दुल्हन के बन्ना बन्नी गाने से लेकर के, दुल्हन के हाथ में मेहंदी रचाने से लेकर के, कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी उसके टूने टूट के करना है, या और किसी तरह के घरेलू कामकाज में कुछ मदद करनी है, बड़े बूढ़ों का कुछ सेवा शुश्रूषा करनी है, जैसे तैसे भी करके अपनी गुणवत्ता से, अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से, ये देखिए ये जिजीविषा, ये आशावादिता खान साहब की कविता, खान साहब की लेखनी बुनती है। अपना स्थान बना लेती है अनार समाज में, आसपास में, पड़ोस में, लोगों में, और थोड़ी स्थिति पहले से बेहतर होती है। बूढ़े फूफा को भी एक बार ये लगता है कि चलो इसके पैर अच्छे से पड़े, लेकिन दुर्भाग्य कहाँ पीछा छोड़ रहा है उस अनार का। उम्र की यात्रा जारी है, युवा और प्रौढ़ होते होते अनार अब उस दशा में पहुंच चुकी है जहां शरीर अपना गुण धर्म स्वभाव दिखा रहा है, आंखें नज़रें कमज़ोर हो गई हैं। तो एक बार एक उस नाजो नाम की किरदार, एक बच्ची है जिसे इसी ने, अनार ने ही अपने आंचल में पाल पोस के बड़ा किया, उसको वो कहती है, नाजो देख, सूझता नहीं है मुझे, तो जरा इस सुई में धागा डाल दे। और आप देखें अनार की ज़िंदगी एक ऐसी अभिशप्त ज़िंदगी कि वो सबके लिए अच्छा करती है और सबका स्नेह पात्र भी बनती है एक मायने में, लेकिन अक्सर चूंकि उसका नाम अनार है तो लोग उसके इस नाम के साथ उसके अनार होने को भी मानो रेखांकित कर देते हैं, जो कि उसके बर्दाश्त के बाहर होता है। तो जब भी उसे कोई भी, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जब उसे अनार कह करके बुलाते हैं, चाहे सम्मान के साथ बिब्बो भी कह देते हैं, अनार बिब्बो, लेकिन वो बिब्बो को भूल जाती है, उसे केवल एक बिच्छू का जैसे डंक चुबा हो उसे वो अनार उद्वेलित कर देता है, तिल मिला जाती है। तो वो नाजो जिसे वो सुई पिरोने के लिए कहती है, वो बड़ी ढिठाई के साथ तंज कस देती है अनार पर। अरे अनार बिब्बो, जैसे तू अनार वैसे तेरी सुई असुई, इसमें नखुआ तो है ही नहीं, क्या खाक सुई पिरो, धागा पिरो। वो तो कहने को सहजता पूर्वक यह कह गई, लेकिन अनार के दिल में क्या गुजरती है ये देखने वाली बात है। वो छटपटा जाती है, सैकड़ों उसको जैसे जलते हुए लोहे की सलाख से दाग दिया गया हो।
वो तड़प जाती है और तैश में आकर के चिल्लाती है नाजो से, अरे नामुराद, तू मुझे अनार कहती है, जानती है तू मेरे पास पल पोस करके बड़ी हुई है, और आज एक उधर नाजो तो कहाँ रुकी, वो तो कहीं और चलती बनी। इस असह्य वेदना को वो भुला नहीं पाती अनार, और अपने आप को सीमित करके अपने खपरेल में बंद करके अकेलेपन को जैसे तैसे जीने को बाध्य हो जाती है। बहुत घिसा पिटा एक वाक्य है या परिभाषा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन उसे आप एक बार भूल भी जाएं तो साहित्यकार वो दृष्टि संपन्न व्यक्ति होता है जो वो चीज़ दिखाता है जो हम देखते नहीं। एक कलाकार क्या करता है, एक मूर्तिकार क्या करता है, सिंपल सा एक पत्थर का टुकड़ा है, सिंपल सा एक लकड़ी का लट्ठ है, एक गांठ है, पेड़ का एक तना है, या मिट्टी का लौंदा है कह लें, या धातु पिंड है, वो हम सब के लिए वो एक है चीज़ है, साधारण सी चीज़ है, कोई ध्यान देने योग्य चीज़ नहीं। लेकिन एक सर्जक कलाकार उसको किस तरह से देखता है, उसमें कौन सी आकृति ढूंढता है और क्या रूप निकाल करके हमें दिखाता है। साहित्य भी तो यही करता है, और यही तो किया है खान साहब ने भी। तो मित्रों, खान साहब फिर जाकर के उस किरदार को आगे बढ़ाते हैं। वो अनार बहुत दिन तक भूखी प्यासी अपने ही एकाकीपन के खोल में लिपटी सिमटी दुबकी सहमी जैसे तैसे दिन निकालती है। बमुश्किल एक दिन कुएं पे पानी भरने जाती है। वहाँ जगत पे देखती है तो नूरा की माँ पानी भरते हुए मिलती है, और नूरा वो बच्चा है जिसे कई अन्य बच्चों की तरह, बच्चियों की तरह अनारा ने अपने वात्सल्य से अपनी गोद में अपने शिशु की तरह से पाल पोस के बड़ा किया होता है। अनार इस बात से वाकिफ़ है, और जैसे ही नूरा की माँ अनार से पूछती है कि बिब्बू क्या बात है, आजकल बहुत दिन से तुम दिखलाई नहीं दी, घर से न तो बाहर निकलती हो, न किसी से मिलती जुलती हो, न किसी से बात करती हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो नूरा की माँ की इस बात का जवाब अनार कुछ दे उससे पहले वहीं पानी भर रही अच्छन की बहू कमर मटकाते हुए, कलश उठाते हुए एक जुमला फेंक देती है। कहती, मैंने सुना है अनार बिब्बो आजकल खूब पैसे गिनती है खपरेल के नीचे बैठ के, क्योंकि ये हज पे जाएंगी। कहती तो वो अनार बिब्बो है, लेकिन बिब्बो संबोधन कहीं गौण हो जाता है। उस घाव खाए अनार के हृदय को केवल अनार बेंध देता है, और वो तुनक करके तैश में आकर के उसे क्या क्या नहीं खरी खोटी सुना देती। कहती, अच्छा मैं अनार हूँ, तू नार जात है, एक तू ही तो है नार, मैं अनार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अरे भूल गई वो दिन जिस दिन तेरे मियाँ अच्छन को मैंने अपनी गोद में, मैंने अपना प्यार और दूध पिला के अपने आंचल में पाला था, भूल गई नामुराद। क्या क्या नहीं कह देती, लेकिन वो तो उधर से चली जाती, और इतना हिल जाती है, इतनी टूट जाती है अनार कि पानी भी नहीं भरती, लौट आती है खपरेल में, दरवाज़ा भिड़ा करके पड़ी रहती है अंदर। उधर वो बच्चा नूरा वो आता है, आवाज़ लगाता है, बाहर खटखटाता है, गुस्से में है, अनार खोलती नहीं है। वो कहता है, अनार बिब्बो क्या हुआ, खोलती नहीं हो, क्या हुआ, मेरे से क्या कर। अनार बिब्बो कहना होता है उस बच्चे का। भड़ाक से दरवाज़ा खुलता है, और गुस्से में तमतमाती हुई अनार बाहर आती है और कहती है, हाँ हाँ मैं अनार हूँ, मेरे पास क्या करने आया, तू जा वापस जा, जो नार है उसके पास जा, मेरे पास क्या लेने के लिए आया है यहाँ पे, करके वापस दरवाज़ा भिड़ा देती है। वो बच्चा कहता है, मुझे समझ में नहीं आया, मेरी गलती तो बताओ क्या। टस से मस नहीं होती वो। आखिरकार हार के थक के बच्चा लौट जाता है। उधर अच्छन आता है मनाने के लिए, वो आवाज़ लगाता है, अपनी तरह से प्राणपण कोशिश करता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता, और अंत तो गत्वा टूटी हुई, खुद को बेसहारा समझती, वात्सल्य के लिए तरसती हुई, एक अनार विहीन संबोधन के लिए छटपटाती अनार, तड़के मुँह अंधेरे एक पोटली बना के गठरी को कांख में दबाए निकल जाती है
किसी अज्ञात दिशा की ओर। किसी को नहीं खबर। हाँ, गांव का दूध वाला दीनू ज़रूर उसको देख लेता है और गांव में लौट के सब जगह खबर कर देता है कि अनार बिब्बो को जाते हुए देखा, जाने कहाँ जा रही, बात भी नहीं की। तब पूरे गांव में फिर एक अवसर निर्मित होता है जब लोग आत्मालोचन करते हैं एक तरह से, और कहते हैं कि कितनी अच्छी थी बिब्बो, अगर हम उसे तकलीफ़ होती थी तो अनार न कहते तो क्या फ़र्क पड़ जाना था। हम में से ही चूक हो गई, अब क्या करें, कैसे उसको लिवा लाएं। सब अपने ऊहापोह में हैं, मनहूसियत सी छाई हुई है पूरे परिवेश में, उदास गमगीन माहौल है, और ऐसे में कुछ कोलाहल सुनाई देता है। बाहर निकल के देखते हैं लोग तो पता चलता है एक जुलूस सा कुछ आ रहा है, और गांव के जो तरुण युवा बच्चे हैं उन्होंने सर पे किसी को बैठा रखा है और उसकी जय जयकार करते आ रहे हैं। पता चलता है वो गांव के तरुण बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, झुंड है एक, उनका एक संकुल है जिसने अनार को सबने मिलकर उठा रखा है और माँ जिंदाबाद ये वो करते उसकी प्रशंसा करते हुए ला रहे हैं। और अनार खुश बैठी हुई उन बच्चों के ऊपर, और बच्चे सारे थोड़ा घुमा फिरा के उसको उसके खपरेल में उसके घर पे ले जा करके उतार देते हैं। तब वो अनार महसूस करती है, इतने सारे बच्चे प्यार करने वाले, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, वात्सल्यमयी हूँ। कहने दो लोगों को क्या कहते होंगे, मैं अनार होती तो माँ होती क्या, इतने बच्चों की माँ कभी अनार हो सकती है। देखिए ये आत्मविश्वास, ये खुद को एक आशावादी दिलासा के साथ पुनः प्रस्तुत करना और कथा का सुखांत करना। पूरी कहानी एक दर्द की लंबी दास्तान है, सारी टेपेस्ट्री कहानी की दर्द, दंश, उलाहना, पीड़ा, आंसू, कसक, घाव, रिश्ते, मवाद, इससे भरी हुई है। लेकिन अंत तो गत्वा आशा का संचार। मेघदूत में कालिदास कहता, आशा बंध है कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यंगनानाम सद्यः पाति प्रणयी हृदये। तो ये है आशा का संचार, जहाँ एक आशावादिता जिंदगी पर रखती है, आशा टूट टूट के बिखरती है उसकी, लेकिन अंत तो गत्वा एक उम्मीद कामयाब होती है और उस कामयाबी के साथ कहानी का अंत होता है। तो एक ऐसी सुंदर कहानी खान साहब ने, जो खूबियाँ थीं, कुछ ईशत संकेत मात्र, मैंने कहा सिर्फ थोड़ा उन खूबियों, बहुत कुछ है उसको बहुत गहरे से बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैंने केवल थोड़ा सा स्पर्श, वो कहते हैं ना पक्वोदरन आए, पूरा आप बिरयानी बनाएं और एक दो चावल के दाने उठा के देखते हैं कि कितना पका है। तो मैं केवल कुछ दाने उठा पाया इस परिपाक में से, इस सुंदर साहित्यिक परिपाक में से। तो साथ ही मुझे मित्रों, जब अवसर मिला है तो मुझे लग रहा है इस कथा की जो दो और विशेषताएं मुझे अपने स्तर पे समझ में आई वो आपसे साझा करूं, और अगर हो सका हम उसको आगे बढ़ा पाए। मुझे लगता है ये कहानी दो मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जो जिन खूबियों की चर्चा या साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में जो इसके तकनीकी पक्ष में, उसमें तो आप सब बहुत प्रकांड विद्वान हैं, मर्मज्ञ हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो ये, जब हम कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उस लिहाज से ये कहानी मुझे तुलनात्मक अध्ययन के लिए पात्रता रखते हुए और खूबी रखते हुए लगती है। हमने अपने समय में, हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, हमने अपने पाठ्यक्रम में एक कहानी पढ़ी है हिंदी में, ताई, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की। उसमें भी हम एक ऐसे ही किरदार से रूबरू होते हैं जो स्त्री है, वहाँ वो स्त्री समूची है, अनार की तरह से अभिशप्ता नहीं है, किंतु संतति विहीनता का अभिशाप तो उसे भी है। मातृत्व प्रधान, मातृत्व से ही एक महिला की अपनी पूर्णता है। तो उस मातृत्व की कसक, वो बुभुक्षा रामेश्वरी में भी देखते हैं हम, और इधर अनार में भी देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुलना की जब हम बात कर रहे हैं तो कौशिक साहब की कहानी माशाल्लाह बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण कथाओं में से, मैं उसको हे नहीं कह रहा हूँ, किंतु फिर भी साथ ही मुझे खान साहब की कहानी ऐसी लगती है जो कहीं ज़्यादा उदात्त, ज़्यादा व्यापक, ज़्यादा सदाशयता लिए गए। क्योंकि उधर रामेश्वरी के वात्सल्य के पात्र तो उसके अपने रक्त के बच्चे हैं, रक्त संबंधी के बच्चे हैं, देवर के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ अनारा जिन बच्चों के लिए अपनी ममता, अपनी आंचल, अपनी अस्सी, अपना समूचा न्यौछावर कर रही है, वो तो न जाने कौन से बच्चे हैं, कहने को गैर,
लेकिन अपने से बढ़ कर के। तो एक तो ये तुलनात्मक लिहाज से, और दूसरा मुझे लगता है कि आज साहित्य में और सामाजिक विज्ञान में भी शोध में और अनुशीलन में जेंडर स्टडीज़ पे बहुत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो मुझे लगता है अगर हम जेंडर इन लिटरेचर पे कभी स्टडी करते हैं, अंग्रेजी साहित्य में तो इस बहुत काम हो रहा है, और बहुत जेंडर और ये मार्जिनल सेक्शुअलिटी और इन सब पे, मार्जिनलाइजेशन पे और LGBTQ और बहुत कुछ हो रहा है, अध्ययन की बहुत व्यापक एक परिधि हो रही है। लेकिन मुझे लगता है जेंडर स्टडीज़ में अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ आगे शोध करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हो सकता है खां साहब के साहित्य को और खंगाला जाए, हो सकता है इस तरह की थीम पे उनकी और भी रचनाएं होंगी अवश्य ही, तो उन सब पे आगे कहीं शोध होता है, इस पे अगर कार्य का प्रसार होता है, अध्ययन अनुशीलन आगे बढ़ता है, तो वो हमारी एक उनके प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी। हम शिक्षकों का हमारा ये दायित्व भी बनता है। और अंत में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साहित्य का दारोमदार, मैं अभी तक तो संस्कृत के संदर्भ में अपनी बात कह रहा था, पर मुझे लगता है कि आज जो लेखन हो रहा है और हमारे जो समकालीन लेखक हैं, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश में जो अभी हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है हमारे समय के अंग्रेजी के कवि हैं केरल के CP सुरेंद्रन, उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जेंटलमैन मैगजीन में, एक लिटरेरी जेंटलमैन उनका एक कॉलम होता है, उसमें पढ़ा था मैंने। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि इट्स द हाई टाइम नाउ व्हेन द लिटरेचर मस्ट प्ले द रोल दैट ऑफ थेरेप्यूटिक साइंस। हम जो वर्गीकरण करते हैं, विज्ञान अलग है, कला अलग है, उसमें मानविकी अलग है, सामाजिक विज्ञान अलग, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो शीर्ष समय आ गया है जब साहित्य को उपचारात्मक विज्ञान की भूमिका निभाने की आवश्यकता है। तो वही बात है, समाज में जो रुझान व्याप्त है, समाज में जो रोग है, रुग्ण मानसिकता है, समाज में जो कोढ़ है, उसको दूर करना है। सामान्य बीमारी तो हम औषधि से कर लेते हैं, लेकिन जो ऐसी बीमारियां हैं जिसका तोड़ और कहीं नहीं है, तो उसका तोड़ साहित्य में है। कैसे साहित्य में है? खां साहब की लेखनी जैसे साहित्य में है, जो अपनी निब से, अपनी लेखनी से, अपनी स्याही से समाज में व्याप्त स्याह को हटा करके रोशन करती है। तो ऐसे रोशन लेखनी के धनी, ऐसे हमारे उद्भुत साहित्यकार, सर्जक, शिक्षक और एक उम्दा व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर आलम शाह खां साहब को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वो हम सब में इसी रस का संचार ताउम्र करते रहे। डॉक्टर गोपाल शर्मा सहर, मेरे बहुत स्नेही अनुज, आप सभी उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और आज इस कार्यक्रम में भी हैं हमारे साथ। उनको डॉक्टर साहब ने, खां साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, गोपाल, मानवीयता को जिलाए रखना, इस नमी को कभी खत्म न होने देना। तो उस जीवंत मानवीयता का ही बिंब, उत्तरोत्तर बिंब हम खां साहब की कथाओं में करते हैं, उनकी लेखनी में उसका दर्शन करते हैं। और अंत में एक श्लोक और मैं उनके लिए अर्पित कर रहा हूँ, वो यही है कि जयंती ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। यानी निश्चय ही वे अक्षुण्ण अक्षय अक्षर साहित्य के रचयिता विभूति धन्य हैं, जो चाहे इस भौतिक देह से हमारे साथ आज न हों, लेकिन जिनकी सुकृति रूपी यानी सुंदर कृतियों रूपी, सुष्ठु कृतियों रूपी, सुगुण कृतियों रूपी जिनका कलेवर उन्हें अमरत्व प्रदान करता है, जो हमारे साथ एक ऐसी शक्ल में, एक ऐसे कलेवर में हैं जिस कलेवर में न तो बुढ़ापे का दर्द है, न बीमारी की कोई आशंका है, न किसी उसके अवसान का कोई भय है। नास्ति येषां यश का, ये यश रूपी काया है जिसमें कोई न तो जरा का, न मरण का, न पुनर्जन्म का कोई बंधन है। ऐसे बंधनों से विमुक्त, ऐसे सांकलों से विमुक्त लेखनी के धनी प्रोफेसर आलम शाह खान को बहुत बहुत नमन। और आप सभी मित्रों को, ख़ास तौर से इस कार्यक्रम को फेसबुक प्रदान करने वाले मेरे बहुत आदर और अनुराग के, श्रद्धा के पात्र डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल साहब, प्रिय छोटे भाई पल्लव जी और तमाम मित्र जिनका मैं नाम अभी
समयाभाव में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो मेरी भावनाएं समझ पा रहे हैं सबको एक बार बहुत साधुवाद। तराना जी आपको बहुत बेशक बहुत बहुत असीम आशीर्वाद और बहुत शुभकामनाएं। आप उत्तर विकास करें और पापा जी के नाम को जीवंत बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आलम शाह खान यादगार समिति आज उनका वार्षिक दिवस है, सालाना उसका वो मना रही है। तो ये उनका फ़र्ज़ भी है और ये फ़र्ज़ की अदायगी भी है और ये बहुत अच्छी बात है कि आज उनको याद किया जा रहा है। दर हकीकत डॉक्टर आलम शाह खान की शख्सियत एक साहित्यकार, अदीब, कहानीकार की थी और वो उसी हैसियत से और वही मिजाज लेकर वो इस दुनिया में आए थे। एक खुशगो आदमी, खुश तबीयत आदमी, हमेशा खुश रहने वाला इंसान, जो हर किसी से बात करता तो सामने वाला भी उससे मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकता था और वो अपने जो मन में होता था उसको लाउबाली तौर पर वो बहुत खुशी से उसके हंसते हुए उसके मिजाज के मुताबिक वो उसको कह देता था। कोई आदमी उससे खिलाफ नहीं होता था, लेकिन वो एक कुछ कहे बिना रह भी नहीं सकते थे क्योंकि वो उसकी तबीयत में शगुफ्तगी थी, खिलखिला कर बैठते थे, करते थे। मुझे याद है कि आलम शाह खान उस वक्त में, ये मेरा ख्याल है कि 1953 की बात है, जब मिडिल बोर्ड हुआ करता था। हम 8वीं पास करके अलग अलग स्कूल से होकर फतेह स्कूल में 9th क्लास में जब हम आए तो वो मेरा क्लास फेलो थे। हम 9th C में चले और वहाँ से वो उसकी मिजाज से हम वाकिफ़ अच्छी तरह से हो गए थे कि ये आदमी चुलबुला है, मजाकिया है, करता है, लेकिन दिल का साफ है और मदद भी करता है लोगों की। कुछ ऐसा कुछ में जाकर कुछ तनाव पैदा हो जाए तो उसमें वो मदद करने वाला आदमी भी था। कॉलेज में आने के बाद हमारी फैकल्टी बदल गई। हम कॉमर्स में चले गए थे, वो उधर चले गए, लेकिन साथ साथ हम रहे और सब कुछ होता रहा वहाँ। ये मेरा ख्याल है कि 1956 के बाद में जब हम कॉलेज से फ्री हो गए थे 59 के 60 में, जब हमारे कम्युनिटी में भी, हमारी बोरा कम्युनिटी में भी हमारा तनाव पैदा हो गया था। हमारे धर्मगुरु जो थे वो एक तानाशाह की हैसियत से रह गए थे और हम लोग डेमोक्रेसी चाहते थे कि अच्छी तरह से इंसान की तरह से रहे, हम सब इंसान आपस में बराबर की तरह से रहें, लेकिन वो नहीं चाहते थे। तो एक तनाव सा पैदा हो गया और बोरा यूथ की एक संस्था भी बन गई। उस वक्त में भी उदयपुर के अंदर उर्दू का माहौल बहुत अच्छा था। उर्दू में जो साहित्यकार और अदीब थे अंजुमन तालीम इस्लाम में और दूसरी जगह पर मुशायरों में हुआ करते थे। 1959 में मैंने साहित्य एकेडमी ज्वाइन कर ली। वो कॉलेज के प्रोफेसर ये बन गए कि लेक्चरर बन गए, फिर उसमें चले गए, लेकिन हम आपस में मिलते रहे थे। बोरा यूथ हमने बनाई तो वो हमारी तरफ आ गए और उसने बराबर हमेशा अपना वक्त देकर बोरा यूथ के लिए हमदर्दी रखते थे, इसलिए वो उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यहाँ तक कि वो हिंदी में तो साहित्य के लिखते ही थे, लेकिन उर्दू में भी अब्दुल बासित साहब थे, हमारे दोस्त थे वो भी, और आलम शाह खान के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने अपनी समाज सेवा के लिए उदयपुर में जो बुरहानिया लाइब्रेरी हाथीपोल में है, उनके सामने वाली बिल्डिंग में इन्होंने एक कमरा किराए पर लेकर वो सोसाइटी भी चलाई थी, लेकिन लोगों का सहयोग न मिलने पर वो सोसाइटी आखिरकार बंद करनी पड़ी इनको।
मैं जानता हूँ कि वो हमारी लाइब्रेरी में बराबर आते थे, पढ़ते थे, मिलते थे, जुलते थे, सब कुछ होता था। हमारी बोरा कम्युनिटी में बोरा यूथ का जो मूवमेंट चला, उस मूवमेंट में काफ़ी अच्छे लोग जुड़ गए थे। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी, बहुत सारे लोग हमारे बोरा यूथ मूवमेंट से जुड़े थे। और उस वक्त में बॉम्बे के अंदर नोमान एल कंट्रैक्टर थे, नोमान पे कंट्रैक्टर, वो बहुत तेज से आगे बढ़े हुए थे, नेता थे। उन्होंने वहाँ अदीबों की और साहित्यकारों की और जो समाज सेवी लोग हैं उनकी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वहाँ बुलाई थी बॉम्बे के अंदर, और हमको इनवाइट किया था। तब उदयपुर से जो बोरा यूथ के हमदर्द थे दूसरे लोग, मैं उनको लेकर, मैं था, डॉक्टर आलम शाह खान थे और डॉक्टर प्रकाश आतुर थे। हम तीनों बॉम्बे से गए थे और वहाँ कुछ दिन रहकर उस कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे, जहाँ इन लोगों ने हमारा विरोध भी किया था, लेकिन इनका विरोध चल नहीं पाया। और वो बहुत सारे लोग जो वहाँ थे वो हमारे साथ हुए, और आलम शाह खान ने भी बहुत अच्छी तरह से हमारे रिप्रेजेंट किया हमारे मूवमेंट को, और वहाँ बहुत अच्छी तरह से बोले भी सही। उसके बाद में भी जब भी यहाँ कुछ हुआ, वो हमारे मूवमेंट के साथ जुड़े रहे और आते रहे। यहाँ तक कि एक बार यहाँ लेकिन होटल है दिल्ली गेट के ऊपर अंदर जाते बाद में शास्त्री सर्कल की तरफ, वहाँ एक ज़मीन मुसलमान समाज की थी। वो किसी ने खुर्द बुर्द करने का चक्कर चला, तो ये अकेले ही वहाँ जाकर जम गए और उनका कि हम नहीं होने दे और नहीं होने दी। इरादा जो करते थे ये बहुत पक्का इरादा करते थे, और इरादे के कवि थे, ये बहुत ताकतवर थे। यहाँ जब वो लिखने लगे तो हिंदी में तो इनकी कहानियाँ छपती थी, हमारी मधुमती में भी छपी जो अकेडमी छापती थी, और दूसरे पत्रिकाओं में भी इनकी कहानियाँ छपने लगी। मुझे एक कहानी, ये सिंबॉलिक कहानी थी, ये बहुत अच्छे राइटर थे जो लिखते थे, वो खालिस बहुत अच्छे कैरेक्टर से लिखते थे और वो जमती थी, लोगों को पसंद आती थी। तो मुझे एक कहानी इनकी काठ का दर्द भी पसंद आई। काठ का दर्द एक सिंबॉलिक कहानी थी, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं होता बल्कि एक फर्नीचर को कैरेक्टर बनाकर इन्होंने पेश कर दिया, और वो बहुत अच्छी सिंबॉलिक कहानी थी। तो मैंने उसको, काठ का दर्द को उर्दू स्क्रिप्ट में लिखकर अपना नखलिस्तान जो छपने वाला था एकेडमी से, ये पहला उर्दू रिसाला था नखलिस्तान, जो वहाँ से राजस्थान साहित्य अकेडमी उर्दू उदयपुर से शाये हुआ, और उसमें मैंने वो काठ का दर्द उर्दू में लिखकर इनकी पहली जो शुमारा निकला था, पहला अंक था नखलिस्तान का, उसमें मैंने इसको छपाई और वो छप गई। वो उनको बहुत खुशी हुई, और मैंने कहा आप उर्दू में वो लिखते नहीं, तो वो चल गए थे हिंदी में ही, तो हिंदी में बहुत कुछ लिखते रहे। और सब जो है वो बाद में भी हिंदी में साहित्य अकेडमी के भी सेमिनार होते थे, सिंपोजियम होते थे, उपनिषद होते थे, वो इसमें शरीक होते थे और अपनी बात करते थे। यहाँ भी कहानियाँ लिखते थे और चलते थे। हमारी कई मीटिंगों में वो आए, यहाँ तक कि बोरा यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हम उनको सम्मानित भी किया गया था, वो सम्मानित हुए थे। तो मेरे एक दोस्त डॉक्टर आलम शाह खान, जिसकी याद आज भी मेरे दिल में समाई हुए, मैं उसे भूल नहीं सकता। वो यहाँ पहले तो जोली बाबरी के पास में रहते थे, फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी उसमें चले गए थे, लेकिन हम शाम को बोरा बुरानिया लाइब्रेरी में हम ज़रूर मिलते थे और बातचीत करते थे। वो मैं आज भी उनको याद करता हूँ, वो हमेशा याद रहते हैं। मैं एक अच्छे मुखलिस दोस्त की तरह से उसे आज भी पहचान अपने दिल में रखता हूँ, और चाहता हूँ कि सब लोग जो हमारे साथ में उस वक्त है, आज उसमें से बहुत से लोग नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं, जिन लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया है, वो आज भी उनको याद करते रहते हैं, उनका जिक्र करते रहते हैं, और मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है। यादगार समिति बहुत अरसे से ये काम कर रही है, और उनका जो वतीरा है अदीबों को, साहित्यकारों को, लेखकों को सामने लाने का, वो यादगार कमेटी करती रहे। हम
इसका मुस्तकबिल में भी, यानी आने वाले दिनों में भी जो आएगा उसमें भी हम आलम शाह खान यादगार समिति के ज़रिए से साहित्य की खिदमत इसी तरह से करते रहेंगे जिस तरह से उन्होंने साहित्य को यादगार बना दिया है। हम भी यादगार बनाते हुए चलेंगे। हमको यह हौसला मिलता रहे, आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।